चलिए, कल हम लोगों ने ऑसिलेशन जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है ना। सबसे पहले तो हमें ऑसिलेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑसिलेशन क्या होता है? द रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन, यानी बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे इस प्रकार का मोशन होना क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन कहलाता है। चलिए साहब, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एसआई यूनिट, मतलब मेजर किस में किया जाएगा? मीटर में किया जाएगा। टाइम पीरियड क्या कहलाता है? तो टाइम पीरियड में हमने जाना कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लग जाता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड देन फाइनली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हर्ट्ज में नापते हैं और इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं वो न्यू, किससे? न्यू से। ठीक है, चलिए साहब, तो ये कुछ बातें हम लोग कल कर लिए थे। ऑसिलेशन से वेव भी हम लोगों ने बना ली थी। बार बार ऊपर नीचे अगर कोई चीज हो तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एक वेव प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? वेव। दिस इज कॉल्ड वेव, और इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ऐसे ही बस बनवा दिया और कुछ नहीं। तो यहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था, शायद यही अपना लास्ट हिस्सा था। इसके बाद आज हमको करना है। सही है? हाँ, रोज का रोज आप पढ़ते भी जाइए, ऐसा ना हो कि केवल सुनते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, उसमें फिर दिक्कत जाएगी। वेव में बच्चों एक चीज देखिए, यहां से वेव स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहां पर जाके कंप्लीट हुई है। उसके बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है। देखिए, इतना हिस्सा पूरा बार बार रिपीट हो रहा है। ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, बार बार इतना हिस्सा रिपीट हो रहा है। इतने को बोलते हैं वन वेव। इतने को क्या बोलते हैं? वन वेव। कोई चीज अगर ऑसिलेट हो रही होगी तो वो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, फिर ऐसे, तो वो पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऐसे, नीचे जाएगी, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। ये है वन वेव। और वन वेव की जो लेंथ होती है, ये इतनी लेंथ है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ। एक और कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी तक क्या क्या पढ़ा था? ऑसिलेशन में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड पढ़ा था, टाइम पीरियड पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। ये 3 चीजें पढ़ी थी, है ना। उनको समझा भी था, ऐसा ही नहीं कि केवल पढ़ा था। अब ये है हमारी वन वेव की लेंथ, जिसको हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। नाम ही देखो आप, वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है? द लेंथ ऑफ वन वेव इज नोन एज वेव लेंथ। आपको कॉपी में मिल जाएगा, जो नोट्स मैं भेजूंगा उसमें, ठीक है। द लेंथ ऑफ वन वेव इज नोन एज वेव लेंथ। बच्चों, वेव लेंथ जो होती है उसको रिप्रेजेंट एक ग्रीक लेटर से करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी को ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं न्यू, ऐसे ही वेव लेंथ का ग्रीक लेटर होता है लैम्बडा। लैम्बडा। क्या पढ़ते हैं इसको? लैम्बडा। ठीक है, ये वेव लेंथ का सिंबल होता है। आप देख लीजिए, ये उल्टा बाई जैसा है। कैसा है ये? उल्टा बाई जैसा। आपको ऐसे थोड़ा सा घुमाना है, सीधा और ऐसा। दिस इज कॉल्ड लैम्बडा। ग्रीक लेटर्स में भी ABCD होती है, तो उसमें ये ऐसा रहता है। ठीक है, ग्रीक लेटर में ABCD यहाँ से चालू होती है, ठीक है, अल्फा बीटा ऐसे करके चालू होती है। चलिए, तो ये लैम्बडा है। इसको अगर आप ना भी पढ़ें तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये आपके सिलेबस की चीज़ नहीं है कि वेव लेंथ क्या होता है। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, इतना एक कंप्लीट हो गई वेव, इसके बाद फिर यही बार बार रिपीट हो रही है। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज नोन एज वेव लेंथ।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। किससे रिप्रेजेंट की जाती है? लैम्डा से। और इसको मेजर करते हैं हम लोग मीटर में। क्यों? क्योंकि एक लेंथ है और लेंथ को तो हम लोग हमेशा किसमें मीटर किए हैं? मीटर में ही मीटर किए हैं, मेजर किए हैं। तो वेव लेंथ हो चाहे कोई भी लेंथ हो उसको हम मीटर में ही मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने साउंड जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने साउंड का प्रोडक्शन, साउंड का प्रोपेगेशन, साउंड को हियरिंग यानी कान की वर्किंग, ये सब सीखा। फिर ऑसिलेशन जाना क्या होता है कि भाई साहब वाइब्रेशन और ऑसिलेशन होता क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, फिर कैसे क्या होता है। वेवलेंथ जानो ना जानो कोई बात नहीं। अब इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा जिसमें हम लोग छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं, ये आप इसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बातें नहीं हैं, बड़े आराम से आप इन सबको सीख सकते हैं, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टर्स, क्या बात हो गई है, समझ ही नहीं आई। साउंड के कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई साउंड लाउड होती है, कोई साउंड उतनी लाउड नहीं होती है ना। कभी हम बहुत जोर से बोलें और कभी सॉफ्टली बोलें, तो ये कैरेक्टर हो गया लाउडनेस। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर हो जाएगा हमारा साउंड का लाउडनेस। पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? लाउडनेस। आप साउंड पूरा प्रोड्यूस कर चुके, सब कुछ समझ चुके, सब सीख चुके, वाइब्रेशन के बारे में जो कोई पढ़ना था सब सीख चुके हैं, आपको उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस या हेडेक या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप समझिए कि लाउडनेस क्या होता है, कुछ पढ़ने वाली बात ही नहीं है। लाउड आवाज़ और सॉफ्ट आवाज़ दोनों में आपको अंतर पहले से ही पता है। कोई अगर बहुत दम लगा के चीखे चिल्लाए तो वो लाउड आवाज़ बोली जाती है, और कोई नॉर्मली बोले, जो बातचीत करते हैं लाउड आवाज़ में थोड़ी बातचीत करते हैं, लड़ाई की जाती है लाउड आवाज़ में, गालियाँ दी जाती हैं लाउड आवाज़ में है ना। तो लाउडनेस क्या होती है? ये साउंड की एक कैरेक्टर होती है, ये साउंड की एक कैरेक्टर होती है जो कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप एक रबर बैंड को इस प्रकार से बांधें और थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब करें, लो एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन हो, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सब जानते हैं मैक्सिमम कितना ऊपर नीचे जा रहा है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बहुत हल्के से आप इसको वाइब्रेट करें और आप आवाज़ सुने तो आपको सुनाई देगी, और आप तेजी से वाइब्रेट करें लार्ज एम्पलीट्यूड तो आवाज़ लाउड क्रिएट होगी। जो वाइब्रेशंस होते हैं ड्रम में, आप देखिए हल्के से आप वाइब्रेट कीजिए ड्रम को तो हल्की आवाज़ क्रिएट होगी, और जोर से मारिए तो लाउड आवाज़ क्रिएट होगी, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से जो आवाज़ होती है वो लाउड क्रिएट होती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि लाउडनेस क्या होती है। लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो कि किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा दें तो आवाज़ की लाउडनेस बढ़ जाएगी। इस बात को आप ध्यान दीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा दें तो लाउडनेस जो होगी साउंड की वो बढ़ जाएगी। ये आप किसी में भी देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास कोई लोटा हो, जैसे मेरे पास लोटा तो नहीं है, ये बोतल है। ठीक है, खाली लोटे में आप ऐसे उंगली मारेंगे इस प्रकार से, ठीक है, आप ऐसे 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 करेंगे तो आवाज़ आएगी टन 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 की, क्योंकि जब आप ऐसे उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी सरफेस वाइब्रेट करने लगती है और वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। अब आप उसको पटक दीजिए तो लाउड आवाज़ क्रिएट होगी,
क्योंकि जब आप पटकेंगे तो लार्ज एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन होंगे, तो वो लाउड आवाज क्रिएट करेंगे। एम्पलीट्यूड बढ़ने से लाउडनेस बढ़ती है। चाहे आप रबर बैंड वाले एग्जाम्पल से देखें, आप ज़्यादा एम्पलीट्यूड को अगर क्रिएट करेंगे वाइब्रेशन तो उससे लाउड आवाज़ क्रिएट होगी। चाहे आप ड्रम वाले से देखें, ठीक है, जब हम लोग लाउडली बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स हाई एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं, और जब हम नॉर्मली बोलते हैं तब लो एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन होते हैं। ये है लो एम्पलीट्यूड और ये है लार्ज एम्पलीट्यूड, ठीक है, बिल्कुल। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। और इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप ऐसे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लाउडनेस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लाउडनेस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। कभी कभार ये आपसे पूछ लिया जाता है, या ना भी पूछा जाए, मैं जरूर पूछ लेता हूं कि अगर हमने वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ा दिए तो लाउडनेस बढ़ेगी या घटेगी? तो आप बोलेंगे कि बढ़ेगी, आवाज़ ज़्यादा लाउड क्रिएट होगी, क्योंकि आप एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं तो लाउडनेस बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। अब अगर आपने एम्पलीट्यूड 2 गुने कर दिए तो लाउडनेस 4 गुनी होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने एम्पलीट्यूड 3 गुने कर दिए तो लाउडनेस 9 गुनी हो जाएगी, 9 टाइम्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर आपने एम्पलीट्यूड 4 गुने कर दिए तो जो आवाज़ क्रिएट होगी वो 16 गुनी लाउड क्रिएट होगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो लाउडनेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगर आप 2 गुने करेंगे तो 4 गुनी लाउड आवाज़ क्रिएट होगी। एम्पलीट्यूड 3 गुने करेंगे तो 9 गुनी लाउड आवाज़ क्रिएट होगी, ठीक है, बिल्कुल। लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। डेसिबल, या इसको सिंपल डीबी लिख देते हैं, डीबी, डेसिबल, ठीक है। लाउडनेस को जो मेजर किया जाता है डेसिबल में। ये आप याद रखिए कि एम्पलीट्यूड को मीटर में, टाइम को सेकंड में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, लाउडनेस को डेसिबल में। कौन सा बल? डेसिबल। चलिए साहब, तो लाउडनेस एक आवाज़ की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो लाउडनेस बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड 2 गुने कर दिए तो लाउडनेस 4 गुनी होगी। स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड 3 गुने कर दिए तो लाउडनेस 9 गुनी हो जाएगी। एम्पलीट्यूड 5 गुने कर दिए तो लाउडनेस 25 गुनी हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अगला कैरेक्टरिस्टिक है जिसको बोलते हैं पिच। पिच या श्रिलनेस। पिच को हिंदी में बोलते हैं तीखापन। तीखापन, लाउडनेस, ये थोड़ा भारीपन, आवाज़ थोड़ी सी भारी हो, लाउड हो, स्ट्रांग हो। शेर की आवाज़ कैसी होती है? लाउड होती है ना। अगर हम अपनी आवाज़ और शेर की आवाज़ जो दहाड़ होती है उसमें कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड किसके ज़्यादा होंगे? शेर के जो वोकल कॉर्ड्स होंगे उनके एम्पलीट्यूड्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि शेर के जो वोकल कॉर्ड्स क्रिएट करते हैं आवाज़, वो बहुत लाउड आवाज़ क्रिएट होती है। पूरे पूरे जंगल में आवाज़ पहुंच जाती है कि आज शेर गुस्से में है, उसे कुछ चाहिए खरगोश जाएगा। फिर कहानी है छोटे पे। तो जो लाउड आवाज़ क्रिएट करते हैं एनिमल्स, उनके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो लार्ज एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं। हम लोग तो अपने मन के ऊपर है, कभी लाउड क्रिएट कर सकते हैं, कभी सॉफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, कभी तीखी भी क्रिएट कर सकते हैं। तीखापन ये एक और प्रॉपर्टी है साउंड की। पिच, पिच का मतलब होता है श्रिलनेस, तीखापन, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की आवाज़, ज़्यादातर सभी बच्चों की आवाज़ बहुत तीखी होती है, कुछ लेडीज़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा तीखी होती है, पैनी होती है, ठीक है, और कुछ की नॉर्मल होती है। तो तीखापन भी एक
साउंड की कैरेक्टर है। ठीक है, सीटी की आवाज कैसी होती है? लाउड होती है या तीखी होती है? तीखी होती है, पैनी होती है, चुभती है कानों में, है ना। जो सीटी होती है, जो मुंह से बजाई जाती है विसिल, बहुत पैनी आवाज क्रिएट करती है, कानों में चुभती है जाके। तो पिच क्या होता है? तीखापन, श्रिलनेस। ये भी साउंड की एक कैरेक्टर है जो कि किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है साहब। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज क्रिएट करेंगे तो बहुत पैनी आवाज होगी, और लो फ्रीक्वेंसी की आवाज नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब समझ रहे ना, जो उतना ज्यादा पैना या तीखी आवाज ना हो। ठीक है, तो जो आवाजें ज्यादा तीखी होती हैं, ज्यादा पैनी होती हैं, बिल्कुल पतली आवाजें जो होती हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज होती हैं। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आवाज में तीखापन बढ़ जाएगा, आवाज में श्रिलनेस बढ़ जाएगी, पिच बढ़ जाएगी। ठीक है, आप पिच की जगह श्रिलनेस भी लिख सकते हैं, लेकिन पिच जो है वो प्रॉपर शब्द है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सही है, तो यहां पे आपने 2 कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं साउंड के, समझ लिए हैं। उतना कुछ खास नहीं है चैप्टर, अपना आसान चैप्टर है। पहला लाउडनेस, यानी कौन सी आवाज लाउड है, कौन सी आवाज कम लाउड है। ये किस पे डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड पे। याद रखना चाहिए आपको, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो लाउडनेस बढ़ेगी। ठीक है, लाउडनेस को नापते किस में है? डेसिबल में नापते हैं। पिच, तीखापन, श्रिलनेस, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ेगी, यानी जो आपके ऑसिलेशंस हो रहे हैं वोकल कॉर्ड में, वो नॉर्मल ऐसे हो या जल्दी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में ज़्यादा ऑसिलेशन होना, 1 सेकंड में ज़्यादा ऑसिलेशन होना। हाई फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड है तो वो तीखी साउंड होगी, ज़्यादा पिच की साउंड होगी। ठीक है, बिल्कुल, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। याद रखना, ठीक है, बिल्कुल। ड्रम और विसिल, ड्रम की आवाज़ देखिए ना, धम 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 ऐसी होती है, जबकि विसिल की आवाज़ बहुत पैनी होती है। अगर हम आपसे पूछें कि ड्रम की साउंड और विसिल की साउंड में पिच किसकी ज़्यादा है, तीखापन किस में ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी। आप नॉर्मली बता सकते हैं कि सीटी की आवाज़ ज़्यादा चुभती है, ज़्यादा तीखी होती है। बस पढ़ने से आपको इतना पता चला है कि सीटी की जो आवाज़ है वो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होगी, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तभी तीखापन बढ़ता है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिल होती हैं, बहुत ज़्यादा पिच वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। जबकि ड्रम की जो आवाज़ है वो उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो तीखापन बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो लाउडनेस बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पिच बढ़ेगा। याद रख लीजिए इसे, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो लाउडनेस बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो तीखापन बढ़ेगा। ठीक है साहब, चलिए अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको बोलते हैं क्वालिटी, इसको टिम्बर भी बोल देते हैं। कभी कभार साउंड सेम लाउडनेस और सेम पिच की होती है, फिर भी वो सेम नहीं होती, उनमें अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात को क्लियर करूं कि मान लीजिए एक गिटार बज रहा है। गिटार तो आप सब जानते हैं ना, गिटार कैसा होता है, कैसा भी होता हो, गिटार बज रहा है, ठीक है। और एक बांसुरी बज रही है। गिटार मान लीजिए क्रिएट कर रहा है 100 हर्ट्ज की आवाज, और फ्लूट जो है वो भी 100 हर्ट्ज की आवाज क्रिएट कर रही है। गिटार
और फ्लूट दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं। मतलब जो उसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं, जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो सेम 1 सेकेंड में 100 हो रहे हैं, यानी सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ क्रिएट कर रही है। इसका मतलब आप बोलेंगे कि गिटार की आवाज़ और फ्लूट की आवाज़ की जो पिच है वो सेम है। पिच जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी। जितनी ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो तीखापन बढ़ जाएगा। तो सेम फ्रीक्वेंसी है यानी सेम पिच है। तो कभी कभार सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें भी अलग अलग होती हैं। हम बिना किसी डाउट के, बिना देखे ये बता सकते हैं कि ये आवाज़ बांसुरी की है, ये आवाज़ गिटार की है, ये आवाज़ ड्रम की है। इसके लिए आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ड्रम की आवाज़ अलग से सुनाई देती है और बांसुरी की आवाज़ अलग टाइप की होती है और गिटार की आवाज़ अलग टाइप की होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर दो आवाज़ें, 2 साउंड्स सेम पिच की हों और सेम लाउडनेस हो सेम लाउडनेस और सेम पिच की दो आवाजें अगर अलग अलग हैं तो उनमें क्या अलग है? क्योंकि हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं, लाउडनेस और पिच, वो दोनों सेम हैं, गिटार की और बांसुरी की। मान लो आप इस प्रकार से बजा रहे हैं कि गिटार और बांसुरी सेम लाउड आवाज निकाल रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी यानी सेम पिच की आवाज निकल रही है। तो फिर अंतर किसका है? ये क्या चीज है जिसको आप समझ के ये बता देते हैं कि ये बांसुरी की है और ये गिटार की है? ये बड़ा प्रॉब्लम की बात है। सेम लाउडनेस, सेम फ्रीक्वेंसी यानी सेम पिच की आवाजें भी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल गिटार और फ्लूट की आवाज अगर सेम फ्रीक्वेंसी की हो तो वो अलग अलग होती है। ड्रम की और गिटार की आवाज, ड्रम फ्लूट की आवाज, सबकी आवाज अलग अलग होती है। फिर भी कुछ अंतर है जिसको हम टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ सकते। हम लोगों ने तो लाउडनेस और पिच ये दो चीजें पढ़ी हैं। आप कह सकते हैं कि फला आवाज ज्यादा लाउड है और ये आवाज कम लाउड है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें लाउडनेस ज्यादा है, इसमें लाउडनेस कम है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये आवाज ज्यादा तीखी है, ये आवाज कम तीखी है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। लेकिन जब सेम लाउडनेस हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो तो सेम होनी चाहिए ना आवाज। फिर अंतर ये किस बात का है? फिर कैसे आप बता देते कि नहीं ये आवाज अलग है, ये आवाज अलग है, ये बांसुरी की है, ये ड्रम की है, ये तो दोनों अलग अलग आवाजें हैं। आवाज तो सेम लाउड है और सेम फ्रीक्वेंसी की है, फिर ये अंतर किस बात का है? ये अंतर को कह देते हैं कि ये अलग क्वालिटी की आवाज है, ये अलग क्वालिटी की आवाज है। ये बचने का एक तरीका है, घुमाने का एक तरीका है, आंसर देने का एक तरीका है, ठीक है। मैं अपने बात को ऐसे भी समझा सकता हूँ, जैसे कि आपके कमरे के बाहर, आपका कमरा बंद है, कमरे के बाहर 4 अनजान लोग बात कर रहे हैं जिनको आप नहीं जानते, और फिर अचानक से उन्हीं में कोई एक ऐसी आवाज़ आप सुनते हैं जो आपके भाई की आवाज़ है। नॉर्मली बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई तेज चिल्ला रहा है, कोई धीरे चिल्ला रहा है, नॉर्मली जो बातें होती हैं। लेकिन आप बिना बाहर जाए, आप कमरे के अंदर से ही बता सकते हैं कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं उनमें से एक इंसान मेरा भाई भी है। ये क्या था? चारों की आवाज़ें सेम लाउडनेस की थी, नॉर्मली आवाज़ कर रहे थे, फिर भी आपने उन चारों की आवाज़ में एक आवाज़ को पहचान लिया कि ये आपकी अपनी आवाज़ है, भाई की आवाज़ है। क्वालिटी, इसको हम टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। हर आवाज़ में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, डिफरेंस रहता है। हो सकता है कि सेंस के आधार पर सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है, और वो अंतर है क्वालिटी का, ठीक है।
फ्लूट और ड्रम की आवाज़ में अंतर है क्वालिटी का। समझ। और ये केवल हमारे लिए नहीं है, जैसे कि 100 भैंस जा रही हो और उन 100 भैंस में एक भैंस अगर रम्हाती है, रम्हाना जानते हैं ना, आवाज़ निकालना, तो दूर पर जो उसका बच्चा होता है वो भी रम्हाने लगता है। उसे पहचानने में आता है कि उसकी जो माँ है वो रम्हा रही है। 100 में से वो उसको पहचान लेता है अपनी माँ की आवाज़। तो ये क्वालिटी की आवाज़ है, जबकि हमको तो कुछ अंतर नहीं दिखाई देता। हम तो जो शहर वाले लोग होते हैं उनको तो सब एक जैसा दिखता है। 100 भैंस हो तो सब सींग वगैरह में ही अंतर लगता है, बाकी तो कुछ अंतर दिखता नहीं है। है ना। लेकिन उसके लिए वो जो उसका बच्चा है उसके लिए तो वो जो आवाज़ है वो खास आवाज़ होगी, वो पहचान लेगा। ये क्वालिटी है, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकली या साइंस में नहीं पढ़ते। चलिए, अच्छी बात है। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, लाउडनेस इंक्रीजेस। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, पिच यानी स्ट्रिलनेस इंक्रीजेस। टिम्बर या क्वालिटी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस की अगर आवाज़ें हों, उनको डिफ्रेंशिएट करने में काम आती है। तो क्वालिटी कह देते हैं कि ये अलग क्वालिटी की आवाज़ है, ये अलग क्वालिटी की आवाज़ है, यही अंतर है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। चैप्टर का जो आखिरी हिस्सा है इसमें कुछ बातें आपसे पूछी जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये आपसे पूछी जाएगी। जो भी कॉपी में बातें लिखी हैं वो सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। वर्किंग ऑफ ईयर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लाउडनेस, पिच और क्वालिटी की डेफिनेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये सारी बातें जो भी कॉपी में लिखी हैं सब आपसे स्कूल में पूछी जा सकती हैं, कोचिंग में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। किन्हीं कारणों बस यहाँ पे एग्जाम नहीं हम ले पा रहे, पेपर नहीं ले पा रहे। चलिए, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड वो होती है जो हमको सुनाई दे जाती है, यानी ह्यूमन बींग्स को सुनाई दे जाने वाली आवाज़ों को हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। ऑडिबल साउंड क्या होती है? ऐसी साउंड जो ह्यूमन बींग सुन सकते हैं उनको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। इसका मतलब ये भी हुआ कि कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं सुन सकते। हाँ बिल्कुल, हमारे जो कान हैं, हमारे जो ईयर हैं, वो कुछ डेफिनेट आवाज़ को ही सुन पाते हैं और वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ये एक हेल्दी ईयर की रेंज है। कुछ के तो कान खराब होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवाजें हमको सुनाई देती हैं। जो ऑडिबल साउंड होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी हम कुछ ही आवाज़ों को सुन सकते हैं, जो नॉर्मली आवाज़ बात करते हैं वो इसी रेंज में आ जाती है। हम जिस आवाज़ को सुन लेते हैं, जो आवाज़ें ह्यूमन बीइंग को सुनाई दे जाती हैं, ह्यूमन बीइंग के ईयर जिन आवाज़ों को सुन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। और वो उसकी रेंज क्या है? फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को हम आसानी से सुन लेते हैं अपने कानों से, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज का मतलब फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें हमको सुनाई नहीं देती। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें हमको सुनाई नहीं देती। हमको केवल 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवाज़ें सुनाई देती हैं। हमारे कान इतना ही सुन सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें जो होती हैं उनको सुनने से हमारे कान डैमेज हो सकते हैं।
कम फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें जो होती हैं उनको हमारे कान सेंस नहीं कर पाते, उनको हम नहीं सुन पाते। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं? द साउंड्स विच कैन बी हेयर्ड बाय ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। ऐसी साउंड्स जो ह्यूमन बींग्स सुन लेते हैं, सुन सकते हैं अपने कानों से, उनको हम ऑडिबल साउंड्स बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ऑडिबल साउंड की रेंज क्या है? अगर ये लिखनी हो तो क्या बोलेंगे आप? फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की जो आवाज़ें हैं वो हम आसानी से अपने कानों से सुन सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए तो आज अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन जल्दी हो जाएगा, थोड़ा कल ही करेंगे आराम से, इत्मीनान से। थोड़ा सा बताना है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और म्यूजिक नॉइस वगैरह छोटी छोटी बातें बतानी है, कुछ है नहीं। बड़े आराम से आप इसको लिखिए और समझिए। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू।